Hello students, I am Raman Sethi and we are going to start chapter number 7, that is conservation of plants and animals of 8th class science. Okay, हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चैप्टर का नाम। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले कंजर्वेशन का मीनिंग होता है कि सेव करना, टू सेव। किसको? प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करेंगे हम कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे सेव किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वी सो इन क्लास 7th दैट पहेली एंड बूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद द प्रोफेसर अहमद एंड तिबू। 7th क्लास की NCERT की बुक में आपने पढ़ा था कि आपको एक स्टोरी बताई गई थी पहेली और बूजो नाम के 2 स्टूडेंट्स की, जो अपने प्रोफेसर थे अहमद एंड तिबू, उनके साथ घूमने गए थे फॉरेस्ट में। They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experience as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। कि जो पहेली और बूजो थे वो अपने एक्सपीरियंसेस जो भी उन्होंने फॉरेस्ट में देखा उन सब चीज़ों को क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी के बच्चों को बताने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर थे, बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे। लेकिन उसी तरह से कुछ और बच्चे भी थे जो भरतपुर सेंचुरी में, भरतपुर नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर भी गए थे, किसी अपने दूसरे टीचर के साथ गए थे, वो भी अपनी बातें बताने के लिए ईगर हो रहे थे। तो सम अदर्स हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एट्सेट्रा। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के बारे में सुन रखा था। तो ये सारे बच्चे आपस में अपनी अपनी बातें बताने चाहते थे, अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। कि हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व जो भी बनाते हैं तो किस पर्पज़ के लिए बनाते हैं, तो उनका पर्पज़ क्या है। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को, अपनी वाइल्ड लाइफ को, अपने फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं ताकि हमारे नेचुरल सोर्सेज को हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनको संभाल कर रख सकें। देन फर्स्ट टॉपिक इज़ टॉपिक नंबर 7.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कोजेस। कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके कोज क्या होते हैं। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। कि हमारी अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, तो वो सारे हमारी जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स की वेल बींग के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। वी नो डैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज। तो क्या होता है कि आज के ज़माने में, आज के टाइम में प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सबसे मेन थ्रेट क्या बन चुका है? डिफॉरेस्टेशन होना। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि फॉरेस्ट को बड़े लेवल पे क्लियर कर देना, साफ़ कर देना, उनमें से पेड़ पौधों को काट देना और उससे हमें जो ज़मीन मिलेगी उस ज़मीन को कुछ और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेना, वो क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। तो ट्रीज़ इन फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मैंशनड बिलो। तो ये जंगल में पेड़ पौधों को किस वजह से काटा जाता है, किन पर्पज़ के लिए काटा जाता है, उनमें से कुछ पॉइंट अपने को नीचे बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कि खेती बाड़ी करने के लिए, ज़मीन को लेने के लिए। देन सेकंड बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। उसके अलावा फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए हमें, उसके अलावा फ्यूल के तौर पे हमें वुड चाहिए होती है। तो इन सब पर्पज़ के लिए हम पेड़ पौधों को काटते हैं। तो ओके, देन सम नेचुरल कोजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवियर डॉट्स। और कई बार क्या होता है, कुछ नेचुरल कोजेज भी होते हैं जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिनकी वजह से जंगल डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना, या ड्रॉट पड़ जाना, बहुत ज़्यादा जो सूखा पड़ जाएगा तो उसकी वजह से भी जंगल डैमेज हो जाते हैं और डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। तो ये दोनों फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट्स कंडीशन, ये क्या नेचुरल कोजेज हैं फॉरेस्ट की डैमेजिंग के, डिफॉरेस्टेशन की। अब एक्टिविटी नंबर 7.1 ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई दैम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। उसके अलावा क्या था, अपनी
दिमाग से आप कुछ और कॉजेज़ को ऐड करो जो डिफॉरेस्टेशन का रीज़न हो सकते हैं और उनको अपनी लिस्ट में ऐड करो। तो कुछ आपको मैं हिंट देता हूँ, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम हम कहाँ से निकालते हैं? ज़मीन से निकालते हैं। मेटल्स हम कहाँ से निकालते हैं? वो भी ज़मीन से निकालते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम और मेटल्स को ढूंढने के लिए हम जंगलों को काट के उनके नीचे माइनिंग करते हैं, और कोल, पेट्रोलियम और मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो इसलिए भी फॉरेस्ट को हमें काटना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। तो ये भी एक क्या मैन मेड रीज़न है। और क्या रीज़न हो सकते हैं? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए हमें स्कूल बनाने हैं, फैक्ट्रीज बनानी है, रोड बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ बनानी है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री बनानी है। तो इन सब कामों के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ता है, फॉरेस्ट डैमेज करने पड़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। देन आगे टॉपिक नंबर 7.2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या नतीजे निकल सकते हैं अगर डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू चलती रहेगी तो। पहेली एंड बुजो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि पहेली और बुजो ने क्या किया कि डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को रिकॉल कर रहे थे, मतलब याद कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे आपस में। दे रिमेंबर डैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। तो उनको याद आया कि हमने पहले की किसी क्लासेस में पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है अर्थ पे। तो इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती है, अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता है। तो ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। उसके अलावा जो पीने के पानी है, ग्राउंड वाटर है ज़मीन के अंदर, उसका लेवल नीचे जा रहा है, गहरा होता जा रहा है पानी। हमें ज़रा गहरे कुएँ खोदने पड़ते हैं पानी को निकालने के लिए, वो भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही है। दे नो डैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। और उन बच्चों को, पहेली और बुजो नाम के बच्चों को पता था, और आपको भी पता होना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा नेचर का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है सारा। तो दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। तो उन बच्चों को टीचर जो थे, उनके प्रोफेसर जो थे अहमद, उनके द्वारा बताया गया था कि अगर हम पेड़ पौधों को काटना कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा बारिश का पैटर्न जो है, रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब होगा, बारिश प्रॉपर नहीं आ पाएगी और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो मोरओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। उसके अलावा कि जो नेचुरल कैलामिटीज़, मतलब नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि फ्लड आ जाना, सूखा पड़ जाना, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, बाढ़ आना या सूखा पड़ना, तो इस तरह की समस्याएं भी आ सकती है। नेचुरल कैलामिटीज़ हैं ये भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकती है। तो रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन्स दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन दी इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर। कि हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन अगर पेड़ पौधे कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम अब्जॉर्ब होगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन कम होगी तो क्या होगा, उससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ेगी। तो दिस विल लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू हो जाएगी अर्थ पे, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, सन की हीट रेज को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। जो सन की हीट अर्थ के ऊपर आती है तो अर्थ से टकरा के जब वो रिफ्लेक्ट होने लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उस हीट को वापस नहीं जाने देती, अपने एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती है। तो जब वो हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठी होती रहेगी तो धीरे धीरे करके हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होगा, और उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग होना। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट्स। तो हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे हमारा वाटर साइकिल इफेक्ट होगा, बारिश नहीं आएगी। वाटर साइकिल इफेक्ट होएगा तो बारिश नहीं आएगी, उससे सूखा पड़ेगा। तो इस तरह से ड्रॉट की सिचुएशन भी बढ़ती है डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से ही। तो डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लैड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। कि डिफॉरेस्टेशन एक मेन कारण है कि जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को डिक्रीज़ करता है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को रिड्यूस करता है, प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। कि हमारे सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे प्लांटेशन और वेजिटेशन पे डिपेंड करती है कि किस तरह की पेड़ पौधे, किस तरह की फसलें हम अपनी ज़मीन में उगाते हैं।
तो रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो 7th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो हैं सॉइल इरोजन को किस तरह से रोकते हैं। तो कैसे रोकते हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सॉइल इरोजन होता है कि जो हमारी अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, जिसमें फर्टाइल सॉइल होती है, जिसमें हम अपने पेड़ पौधे उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो उस सॉइल का वाटर के साथ, तेज़ हवा के साथ, तेज़ पानी के साथ बह जाना, कहीं और चले जाना, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब वो सॉइल इरोजन होता किस वजह से है, उस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या काम आते हैं, पेड़ पौधे काम आते हैं। तो कैसे बचाते हैं कि जो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, रूट्स जो हैं, वो सॉइल को अपने साथ बाइंड करके रखती है, अपने साथ टाइटली अटैच करके रखती है। तो जब तेज़ हवा या तेज़ पानी का बहाव उसके ऊपर आएगा तो उस तेज़ पानी की वजह से या तेज़ हवा की वजह से वो सॉइल दूर नहीं बह पाएगी, उसके साथ अटैच रह जाएगी पेड़ों के साथ। तो इस तरह से ट्रीज़ जो हैं सॉइल इरोजन को रोकते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अब जितने पेड़ पौधे कम होंगे उतना सॉइल इरोजन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। जब टॉप लेयर सॉइल की रिमूव हो जाती है तो नीचे से जो हार्ड रॉक्स और रॉकी लेयर्स हैं, पथरीली जो मिट्टी है, ज़मीन जो है, वो बाहर आ जाएगी। तो दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। तो उस सॉइल के अंदर, रॉकी लेयर्स वाली सॉइल के अंदर, हार्ड सॉइल के अंदर ह्यूमस नहीं होती और फर्टिलिटी बहुत कम होती है उसके अंदर। तो इसलिए उस सॉइल के अंदर हम अपने पेड़ पौधे नहीं उगा सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि जो फर्टाइल लैंड, उपजाऊ ज़मीन जो है वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। और फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डेजर्टिफिकेशन। ओके, नाउ डिफोरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू द डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। कि डिफोरेस्टेशन की वजह से हमारी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, पानी को रोक के रखने की, अब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो कम होती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड विच इज़ कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ रिड्यूस्ड। तो वाटर का सॉइल के सरफेस से ग्राउंड में चले जाना, जिसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, तो वो इनफिल्ट्रेशन रेट जो है रिड्यूस हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है जब पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो सो देयरफॉर देयर आर फ्लड्स। जिस अब ज़मीन में पानी नहीं समा पाएगा जल्दी से, तो इसलिए फ्लड आने के चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सोयल लाइक न्यूट्रिएंट्स, कंटेंट, टेक्सचर एटसेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन। उसके अलावा सोयल की प्रॉपर्टी जैसे कि सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, सोयल का टेक्सचर मतलब सैंडी सोयल, क्लेई सोयल और लोमी सोयल जो हम बोलते हैं, या तो वो सोयल का टेक्सचर में चेंज आ जाएगा। ये सब किस वजह से होंगे, डिफोरेस्टेशन की वजह से। तो वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि फॉरेस्ट की वजह से हमें कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं, उनकी आप लिस्ट बनाइए। तो मैं कुछ आपको रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि फॉरेस्ट से हमें फर्नीचर बनाने के लिए वुड मिलती है, फ्यूल के तौर पे जलाने के लिए वुड मिलती है, और फॉरेस्ट से हमें हर्ब्स मिलती है, नेचुरल जड़ी बूटियाँ मिलती है जिनसे हम मेडिसिन बना सकते हैं। एक आपने पढ़ा था सिन्होना ट्री की जो ट्री है, उससे हमें एक मेडिसिन मिलती है जिसको बोलते हैं क्विनैन। वो क्विनैन जो मेडिसिन है वो कहाँ यूज़ होती है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे हमने यूजेस पढ़े थे फॉरेस्ट का यूज़ करके, जो फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वी विल फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो क्या अब हमें डिफॉरेस्टेशन होनी शुरू हो जाए, अगर कंटिन्यू हम डिफॉरेस्टेशन करते रहें, तो क्या इन रिसोर्सेज की हमें प्रोडक्ट्स की हमें कमी नहीं हो जाएगी? तो यस ऑफ कोर्स हो जाएगी। तो इसलिए ये कमी हमें आगे फ्यूचर में ना आए, तो इसके लिए हमें क्या करना की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है, डिफॉरेस्टेशन को रोकने की ज़रूरत है। ओके, नाउ एक्टिविटी 7.2 एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन, हाउ? लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास। कि एनिमल्स की लाइफ भी डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से अफेक्टेड होती है, तो कैसे? तो इनको आप अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। तो इसकी डिस्कशन क्या होगी कि एनिमल्स जो हैं, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जिनका नेचुरल हैबिटेट मतलब जिनकी रहने की जो जगह है वो फॉरेस्ट ही होती हैं। वो जंगल में ही रह कर सर्वाइव कर सकते हैं, जंगलों से अपना फूड लेते हैं, जंगलों में
अपना घर बनाकर रहते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, जब जंगल ही नहीं होंगे, तो उन एनिमल्स को अपना फूड नहीं मिल पाएगा, अपने रहने की जगह नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलेशन भी कम होनी शुरू हो जाएगी, वो भी मरना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से एनिमल लाइफ भी अफेक्ट होगी डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो अभी तक हमने टॉपिक नंबर 7.2 में इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़ लिए कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या कुछ हो सकता है। तो एक तो हमें पढ़ा कि एनिमल लाइफ इफेक्ट होगी, बारिश आने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, फ्लड की सिचुएशन बढ़ जाएगी, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी, डेजर्ट्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, सोइल इरोजन बढ़ जाएगा, ड्रॉट की कंडीशन भी आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, फोटोसिंथेसिस कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर 7.2 टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि हम अपनी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करें, कैसे बचा कर चलें, कैसे सेफ रखें उनको। तो हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बुजो आर वरीड। दे गो टू द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। तो इतने सारे हमने डिफॉरेस्टेशन की हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ लिए कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या कुछ हो सकता है। तो पहेली और बुजो ने जब ये सारी बातें समझी तो अपने प्रोफेसर जो अहमद थे, मिस्टर अहमद थे जो उनके टीचर थे, उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि फ़ॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम कैसे सेव करके रखें, कैसे उनको कंजर्व करें। तो अब देख लेते हैं क्या क्या प्रोफेसर अहमद ने उनको सजेशन दी। फिर प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज ए विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बुजो एंड देयर क्लासमेट्स, कि प्रोफेसर अहमद ने पहेली, बुजो और उन बच्चों के क्लासमेट्स जो और भी थे उन सब के लिए एक विज़िट ऑर्गेनाइज करी, एक बायोस्फीयर रिजर्व की, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर उनको लेके जाना ऑर्गेनाइज़ किया। तो ही सेलेक्ट्स ए प्लेस नेम्ड पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उन्होंने एक जगह सेलेक्ट करी जिसका नाम था पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उस जगह पे बच्चों को लेके जाना चाहते थे वो। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड दोज बिलोंगिंग टू लोअर वेस्टर्न घाट्स। तो उन्हें पता था कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, पेड़ पौधे और जो एनिमल्स हैं वो इसी तरह के हैं जिस तरह से हिमालयन पीक की अपर पार्ट्स में पाए जाते हैं, जिस तरह से हिमालय के अंदर अपर पहाड़ियों में पाए जाते हैं जिस तरह के पेड़ पौधे और एनिमल्स, उसी तरह के पेड़ पौधे और एनिमल्स पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी हैं। और उसके अलावा जो लोअर वेस्टर्न घाट हैं उस जगह पे जैसे पेड़ पौधे और एनिमल पाए जाते हैं उस तरह के पेड़ पौधे और एनिमल्स भी पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। तो प्रोफेसर अहमद को ऐसा विश्वास था कि उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जिस तरह की भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कुछ अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी है। ही रिक्वेस्ट माधव जी, ए फॉरेस्ट एम्प्लॉई, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। तो माधव जी नाम के एक फॉरेस्ट एम्प्लॉई थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनके स्कूल के बच्चों को वो बायोस्फीयर रिजर्व दिखाने में हेल्प करें, गाइड करें। तो ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक दैम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो माधव जी थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो प्रिजर्विंग एरियाज़ हैं, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, प्रिजर्व्ड एरिया है जिसमें पेड़ पौधों को, एनिमल्स को बचा कर रखा जाता है। तो प्रिजर्व एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक दे पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज, कि ये जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब कि वहाँ पर हमारी बायोलॉजिकल चीज़ों को जैसे कि पेड़ पौधों को और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इससे हमारी ये चीज़ जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे कंट्री के नेशनल हेरिटेज हैं, हमारी कंट्री की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन डैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो उसके अलावा माधव जी बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, जंगलों को बचाने के लिए कौन कौन से लोग काम करते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर भी काम करते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट भी काम करती है, लोकल एजेंसी जैसे कि NGO वगैरह होती है तो वो भी पेड़ पौधों की, एनिमल्स की, फॉरेस्ट को सेव करने में हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम, कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और कुछ मेथड्स अपनाए हैं, कुछ पॉलिसीज़ अप्लाई की है ताकि हम अपने फॉरेस्ट को और अपने पेड़ पौधों को, एनिमल्स को बचा कर रख सकें।
तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स नाम के प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, सेफ रखने के लिए। ओके, अब पीछे हमारे कुछ 2 बॉक्सेस में कुछ रह गया था टॉपिक डिस्कस करना, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। कि बायोस्फीयर क्या होता है? एक ऐसा एरिया अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग होता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो देयर इंटर रिलेशनशिप देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। कि अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो उनकी आपस में इंटर रिलेशनशिप और उनकी रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। तो ये सारा कुछ मिला के क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। देन एक ये बॉक्स में था, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट्स प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. कि हमारी फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मतलब किसी जगह के अंदर कितने पेड़, किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और फोना मतलब किस तरह की वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है फोना। तो मतलब अपने पेड़ पौधों को और एनिमल्स को बचाने के लिए, फ्लोरा एंड फोना को बचाने के लिए और उनके नेचुरल हैबिटेट मतलब उनके रहने की जो नेचुरल जगहें हैं उनको सेव करने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं, जिनको बोला जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इस तरह से 3-4 नाम से ये अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं। तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में प्लांटेशन करना मतलब फसलें उगाना, कल्टिवेशन करना मतलब एग्रीकल्चर करना, ग्रेजिंग मतलब पशुओं को घास चराना, फेलिंग ट्रीज पेड़ पौधों को काटना, हंटिंग मतलब शिकार करना, एंड पोचिंग का मतलब ये होता है कि शिकार करना, इलीगल हंटिंग करना पोचिंग कहलाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट किया जाता है वहाँ पर। प्रोहिबिट करना मतलब रोक लगाई गई है इन चीज़ों के ऊपर। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर नहीं हो सकती। अगर कोई करता है ऐसी एक्टिविटीज़ तो उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती है? एरियाज़ वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जाता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। देन नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? एरियाज़ रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल सोर्सेज। कि वो एरियाज़ जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व किए जाते हैं, मतलब जीव जंतुओं को बचाने के लिए और उनके नेचुरल हैबिटेट को, नेचुरल सोर्सेज को बचाने के लिए जो एरिया प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए हैं उनको नेशनल पार्क्स बोलते हैं। देन बायोस्फीयर रिजर्व कि लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर लैंड को कंजर्व किया जाता है, ज़मीन को बचाया जाता है, और उस ज़मीन पर रहने वाली वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स रिसोर्सेज हैं, उन सबको बचाया जाता है। और जो वहाँ पर जो ट्रेडिशनल ट्राइबल लोग रहते हैं, मतलब जो आदिवासी लोग जो वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वो सारा एरिया क्या कहलाता है? बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व में से सबसे बड़ा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व का होता है। ओके, देन एक्टिविटी नंबर 7.3 के अंदर आपको क्या पूछा है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। रिकॉर्ड इन टेबल 7.1 शो दीज एरियाज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। क्या करना है कि आपको अपने इंडिया के अंदर कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और कितनी नेशनल पार्क्स हैं, उनकी काउंटिंग को आपने इस टेबल के अंदर फिल करना है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, आपके स्टेट में कितने हैं और आपकी कंट्री में कितने हैं, और उनको इंडिया के और आपके स्टेट के मैप के अंदर भी शो करना है। जिस तरह से ये इन्होंने दिखाया गया, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स का मैप दिखाया गया है। तो उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं? बोरी सेंचुरी है, धैन, चरना
और तवा रिजर्वोयर है, ये सारे अलग अलग। सतपुरा नेशनल पार्क है, पंचमरी सेंचुरी है। तो ये सारे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या एरियाज़ आते हैं, वो सारा आपको मैप के अंदर दिखाया गया है। तो उसके अलावा इस टेबल के अंदर आपने क्या क्या फिल करना है वो आपको मैं बता देता हूँ, कुछ आपको हेल्प कर देता हूँ। जैसे नेशनल पार्क्स हैं, तो नेशनल पार्क्स हमारी कंट्री के अंदर कितने हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जिस तरह से हमारी कंट्री के अंदर टोटल 102 नेशनल पार्क्स हैं, तो उसमें उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं 500 के अराउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जिसके अंदर हमें ये भी पूछा गया था कि आपके स्टेट में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क हैं। तो हमारे स्टेट के अंदर हरियाणा के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी ये हमारे हरियाणा के अंदर है, गुड़गांव के आसपास है। देन बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो हमारे पूरे इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ये मैंने टेबल के अंदर क्या क्या फिल करना है वो आपको डाटा प्रोवाइड करवा दिया है। देन बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 7.4 बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर्ड द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो जो अहमद नाम के टीचर अपने स्टूडेंट्स को बायोस्फीयर रिजर्व में लेकर गए थे, तो वो मिस्टर माधव जी जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनके साथ बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर करते हैं। तो माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो माधव जी उन बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स वो एरिया हैं जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए बनाए जाते हैं। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ दैट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। तो जैसे भी आपको ऊपर बताया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड किए जाते हैं, पाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में का कल्चर और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, बैलेंस बनाकर रखने में हेल्प करते हैं। ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। एक जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके अंदर कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज और भी बनाए जाते हैं, जैसे कि द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमरी। तो आपको पंचमराई जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर एक नेशनल पार्क मिलता है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जैसे जिनका नाम है बोरी एंड पंचमराई। अब जैसे ये आपको डायग्राम में शो किया गया है मैप के अंदर, एक ही लिखा है ना बोरी सेंचुरी और दूसरा यहाँ पे लिखा है पंचमराई। ये 2 क्या हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और सतपुरा नेशनल पार्क जो लिखा है ये नेशनल पार्क है जो कि पंचमराई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आता है। ओके, देन एक्टिविटी नंबर 7.4 लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज मे डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज, हाउ कैन दीज बी चेक्ड, डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन इन योर नोटबुक। क्या करना है आपने कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करने वाली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान कर रही है, तो उनके आपने रीज़न फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और कैसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो उन सब एक्टिविटीज़ की आपने लिस्ट बनानी है। और उन एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, डिफॉरेस्टेशन होने से बचा जाए, बायोडाइवर्सिटी होने से, बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोका जा सके, तो उन सारी चीज़ों को अपने क्लास में डिस्कस करके अपनी नोटबुक में उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो जैसे मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। एक तो डिफॉरेस्टेशन होना, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब डिफॉरेस्टेशन होएगी तो जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको, वाइल्ड एनिमल्स को अपना रेजिडेंस नहीं मिल पाएगा, हैबिटेट नहीं मिलेगा, खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। और डिफॉरेस्टेशन एक रीज़न हो गया बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का। देन और रीज़न क्या हो सकते हैं, इलीगल हंटिंग, कि लोग इलीगल हंटिंग करते हैं, पोचिंग, इलीगल हंटिंग को पोचिंग भी बोला जाता है। तो जंगलों में जाकर टाइगर की, एलिफेंट की, लियोपार्ड की, डायनासोर्स की, वेल, सील, तो इन सारे एनिमल्स की इलीगल हंटिंग की जाती है उनकी स्किन के लिए, उनसे उनकी फ़र लेने के लिए, उनसे मीट लेने के लिए, तो इन सब पर्पज़ के लिए। तो एंड थर्ड रीज़न है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का पोल्यूशन। अब पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं
वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनकी स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही है, तो पोल्यूशन भी एक रीज़न है। देन फोर्थ नेचुरल डाइजेस्टर। अब नेचुरल डाइजेस्टर जैसे कि कोई फ्लड आ गई, सूखा पड़ गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, हरिकेन्स आ गए, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो क्या आता है कि बायोडाइवर्सिटी का हमारे लॉस हो जाता है। ओके, तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट रीजन्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, कम कर रहे हैं। तो आई मीन जो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमें डिफोरेस्टेशन नहीं होने देना चाहिए, एफोरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। सेकंड, एनिमल्स की इलीगल हंटिंग पे बैन लगाएं। गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट ने बैन लगाए भी हुए हैं और उन रूल्स का सख्ती से पालन किया जाए कि इलीगल हंटिंग को रोका जाए। देन थर्ड, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनको हम कंट्रोल करके बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने से बचा सकते हैं। ओके, तो आज हम अपना टॉपिक यहीं तक ख़त्म करते हैं। बाकी आगे का टॉपिक नंबर 7.5 फ्लोरा एंड फौना हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।